एमसीडी को और पीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार से एक पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। अरविंद केजरीवाल जी की जो इमेज मार्केट में लोग बात करते हैं कि एरोगेंट और गुस्सेल व्यक्ति की बात करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपको उनके साथ और एक्चुअल वो आदमी है कैसे? कि G20 खत्म होते ही अगले दिन से पूरी दिल्ली को कैसे सुंदर बनाना है उस पर हम काम करेंगे। केंद्र सरकार ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं, एक चवन्नी भी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की आदत है फेक न्यूज़ फैलाना। वो ये दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस इंडिया अलायंस से डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि इंडिया के पीछे इकट्ठा हो रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार की बहुत ही काबिल और बहुत सारे डिपार्टमेंट वाली मिनिस्टर आतिशी जी। तो उनसे जानेंगे क्या कुछ इस समय G20 को लेकर चल रहा है। तो मैम G20 बिल्कुल अब सामने है हमारे और दिल्ली चमक रहा है, तो क्या कुछ हो गया है और क्या होना बाकी है? देखिए, पिछले 4 साल से G20 की तैयारी चल रही है। दिल्ली में सभी एजेंसीज़ ने, सभी सरकारों ने बहुत मेहनत करी है, चाहे केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो। जैसे आपने देखा है कि केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान में पूरा नया शानदार ITPO कॉम्प्लेक्स बनाया है। ITPO कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ केंद्र सरकार द्वारा फंडेड पर दिल्ली सरकार की PWD द्वारा एग्जीक्यूटेड एक बहुत ही शानदार टनल्स का सिस्टम बना है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द G20 डेलीगेट्स जो इस पूरे एरिया में आ सके। तो ये तैयारियां तो कई सालों से चल रही थी। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेचेस हैं, जो मेन सेंट्रल दिल्ली के बहुत सारे स्ट्रेचेस को रीडिज़ाइन किया गया, इनकी स्ट्रीट स्केपिंग करी गई है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से जैसे ऐसा होता है ना, जब अपने घर में कोई शादी होती है तो जब तक बारात घर के अंदर नहीं घुस जाती तब तक रंगोली में आखिरी फूल पड़ रहा होता है। तो उसी तरह से आखिरी लास्ट मिनट की तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पे सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में सड़कें धुल रही हैं, पौधे लग रहे हैं। सो लास्ट मिनट तैयारियां अब हैं G20 के डेलीगेट्स को दिल्ली में स्वागत करने के लिए। तो इस समय जैसे अभी आपने तैयारियों की बात की, लेकिन अभी लगातार श्रेय लेने की बड़ी होड़ चल रही है। LG अपने दावे कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार ने किया हुआ है, तो क्या कहना है इस पर आपका? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सब लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज और सरकारें हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, NDMC दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार तो है ही, MCD भी है। तो इसलिए अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, वो थोड़ा उनका अहंकार झलकाता है। देखिए, सच्चाई तो ये है सबने मिलकर किया। मैंने खुद ही आपको कहा सबसे पहले कि केंद्र सरकार ने शानदार ITPO कॉम्प्लेक्स बनाया है। जो टनल्स का पूरा सिस्टम है ITPO के आसपास, इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल। और चलती हुई इतनी बिजी एरिया में वो टनल्स पूरे बने हैं। केंद्र सरकार ने उसकी फंडिंग करी पर दिल्ली सरकार की PWD ने उसे बनाया। आज जिस सड़क पे हम हैं, औरबिंदो मार्ग है, G20 के एरिया में आती है। इसकी स्ट्रीट स्केपिंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हुई है। उसी तरह से एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली का जो सारा रिंग रोड का स्ट्रेच है उसका रीडिज़ाइन हुआ है। MCD ने भी कई तैयारियां की हैं, पूरी दिल्ली को साफ करना, चमकाना। अगर आप देखिए आज पूरी दिल्ली में आपको हर जगह वॉल पेंटिंग दिखेगी, स्ट्रीट आर्ट दिखेगी, और वो सारी स्ट्रीट आर्ट MCD ने करी है। वेस्ट से स्कल्पचर्स बनाए हैं, गालिब की हवेली को रेनोवेट किया है। तो सच्चाई तो ये है कि सबने मिलकर किया है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे MCD हो। किसी एक व्यक्ति का कहना कि सब कुछ हमने किया है, ये थोड़ा अनुचित है। तो जैसे अभी इसमें अगर मैं बात बजट की करता हूँ, अगर मैं तो कितना जो है MCD को आपने दिया इसमें खर्चे के लिए, क्या कुछ इसमें बजट इन्वॉल्व रहा? देखिए, हमने एस्टिमेट लगाया था कि दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के लिए दिल्ली सरकार और MCD को करीब 927 करोड़ की ज़रूरत है। 927 करोड़ जी। हमने इसको जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में अपने बजट से पहले केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें 927 करोड़। केंद्र सरकार ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं, एक चवन्नी भी नहीं दी। तो जो आप सारा ये काम देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार ने अपने बजट से किया है, अपने फंड से किया है। आप जो MCD जिस स्केल पे साफ सफाई आज पूरी दिल्ली में कर रही है, जिसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये MCD ने अपने बजट से किया है। एंड केंद्र सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन हमने कभी इसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप देखिए, जहाँ तक G20 की बात है ना, G20 आम आदमी पार्टी और BJP की बात नहीं है, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, LG CM की बात नहीं है, ये देश की इमेज की बात है। बिल्कुल। अगर हम G20 पे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप देखिए दिल्ली में सारी एम्बेसीज हैं, वो यहाँ से न्यूज़पेपर की कटिंग उठाएंगे,
वो अपना कोई जर्मनी भेजेगा, कोई जापान भेजेगा, कोई कनाडा भेजेगा, तो उसमें हमारे देश की क्या इज्जत रह जाएगी। सही बात है। तो जैसे अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक अगर बात करूँ, तो क्या कुछ बड़े आपने चेंजेस करे हैं इस ड्यूरेशन में G20 के लिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर? जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि एक जो बड़ा एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट, हालांकि उसके फंड सेंटर ने दिया था, जो आईटीपीओ के आसपास सारा टनल्स का कंस्ट्रक्शन है, वो दिल्ली सरकार ने किया है। प्रगति मैदान के बाहर के एरिया में, क्योंकि वो सारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, आज आप देखिए जहाँ पे G20 की वेन्यू है, उसका सारा ब्यूटिफिकेशन, आप वहाँ पे मेटल स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर, स्ट्रीट आर्ट, पौधे, फाउंटेन्स सब देख रहे हैं, वो दिल्ली सरकार ने लगाए हैं। तकरीबन G20 के एरिया में 23 ऐसी सड़कें हैं जो G20 डेलीगेट्स जहाँ से ट्रैवल करेंगे, उन सबको रीडिज़ाइन दिल्ली सरकार ने किया है। इनफैक्ट मैं तो सबसे बड़ा लैंडमार्क, आप कहीं पे भी आज दिल्ली में जाइए, आपको सबसे ज़्यादा पीडब्ल्यूडी के गमले दिखते हैं। हाँ, इस समय गमलों की बहुत चर्चा है दिल्ली में, Exactly. बिल्कुल। तो वो सारे पीडब्ल्यूडी ने लगाए हैं। जी। उसके अलावा एमसीडी ने भी अपने बजट से बहुत कुछ किया है। हमारे G20 के डेलीगेट्स पुरानी दिल्ली जा रही हैं, वहाँ पे गालिब की हवेली का रेनोवेशन हुआ है, हरदयाल लाइब्रेरी का हुआ है। जैसा मैंने कहा, बहुत बड़े स्केल पे स्ट्रीट आर्ट, जो इंडियन कल्चर और हेरिटेज को झलका रही है, वो स्ट्रीट आर्ट आपको पूरी दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, एमसीडी को और पीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार से एक पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने कभी ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, आपने पैसे नहीं दिए, हम नहीं करेंगे। हमने फिर भी सब कुछ किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आखिरी मिनट पर इस पे राजनीति अभी भी ना हो, एलजी साहब भी ना करें। अगर एलजी साहब ये कहते कि हम सब ने मिल के किया, तो वो कितना बेटर लगता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मैं इसमें एक बात और जानना चाहूँगा, बल्कि लोग भी इस बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या तैयारियाँ की हुई हैं? देखिए, जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनका सारा अरेंजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़े स्केल पे सिक्योरिटी सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए, अभी बहुत सारे ड्राई रन्स इन द लास्ट कपल ऑफ डेज हुए हैं, तो ना सिर्फ हमारे देश की सिक्योरिटी, सभी देशों की सिक्योरिटी उसमें मौजूद है। तो जो डेलीगेट्स के रहने के सारे अरेंजमेंट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए। दिल्ली सरकार की भूमिका रही है जो हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, उनको रेडी करने में, उनको सजाने में, उनको रीडिज़ाइन करने में। एमसीडी की भूमिका रही है दिल्ली को डेकोरेट करने में, साफ़ करने में। आप देखिए, अगर दो चीज़ें दिखती हैं आजकल दिल्ली में सबसे ज़्यादा, एक पीडब्ल्यूडी के गमले और एक एमसीडी का सैनिटेशन स्टाफ। हर जगह सफाई करते हुए आपको एमसीडी का सैनिटेशन यहाँ भी हम देख रहे हैं इस चीज़ को। दिख जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे भी अपने फ्लोरेसेंट, अच्छा फ्लोरेसेंट उनकी जैकेट्स हैं, फ्लोरेसेंट ग्रीन, फ्लोरेसेंट ऑरेंज, तो बहुत स्टैंड आउट भी करते हैं। और आई थिंक दिल्ली वालों ने अप्रिशिएट भी किया है कि कितनी सफाई। जैसे एक चीज़ ये भी है जो दिल्ली के लोग जानना भी चाहते हैं कि जैसे अभी G20 था, तो बहुत सारी तैयारियाँ एकदम से उनके सामने नजर आई, दिल्ली चमकने लगा। तो क्या आगे भी जारी रहेगा ये आगे तक रहेगा ये मेरा दिल्ली वालों को वादा है, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, दिल्ली सरकार, एमसीडी की तरफ से, कि G20 के लिए दिल्ली के हमने एक हिस्से को चमकाया है। हाँ, बिल्कुल। अभी मेरा दिल्ली वालों से ये हम सबका वादा है कि पूरी दिल्ली को, हर दिल्ली वासी के लिए हम सुंदर बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, क्योंकि आखिरकार हमारी जवाबदेही दिल्ली वालों को है। बिल्कुल है, सही बात है। एंड दिल्ली वालों को ये हम वादा कर रहे हैं कि G20 खत्म होते ही अगले दिन से पूरी दिल्ली को कैसे सुंदर बनाना है, उस पर हम काम करेंगे। इनफैक्ट 15 अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में भी यही कहा था। उन्होंने कहा था, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे हमने बहुत काम कर लिया है, अब दिल्ली की सड़कों को दिल्ली वालों के लिए सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल। तो चलो, ये तो है G20 की हमने बात की, कुछ बातें अभी आपसे और भी करना चाह रहे हैं हम जी, कि जब आपके पास बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, मतलब मैं शायद नाम ना गिना पाऊँ तो आप इसको कैसे हैंडल करती हैं, इतने सारे पोर्टफोलियो के सारे जो है विभागों को? देखिए, ये तो अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखिए, किसी भी पॉलिटिशियन की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। आपको पब्लिक से भी डील करना पड़ता है, आपको दिन रात 24 घंटे पब्लिक के लिए अवेलेबल रहना होता है, आपको इलेक्शन भी लड़ना होता है, उसमें कम्युनिकेशन भी है, उसमें मैनेजमेंट भी है, उसमें लॉजिस्टिक्स भी है, उसमें फंड रेजिंग भी है। सो एक पॉलिटिशियन होने का मतलब ही है मल्टीटास्कर होना। और दूसरी चीज़ जी, जो दूसरे मल्टीटास्कर्स होती हैं वो महिलाएं होती हैं। हाँ, ये प्रूफ है इस बात का कि अगर आप देखिए कि महिलाएं जनरली घर को भी संभालती हैं, बाहर की चीज़ों को भी संभालती हैं। सो मल्टीटास्किंग जनरली महिलाओं का एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। अगर देखें तो फाइनेंस भी है और शिक्षा भी है। मतलब कि घर में भी जो महिलाएं होती हैं वो पढ़ाती भी हैं बच्चों को और घर भी संभालती हैं। तो इसमें कभी आप
फैमिली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया आपने पॉलिटिकल लाइफ को? देखिए मैं तो अपने बारे में भी कहूँगी और मुझे लगता है हर पॉलिटिशियन के बारे में है कि पब्लिक लाइफ आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है। हाँ बिल्कुल। पब्लिक लाइफ में परिवार तो कुछ हद तक परिवार को कम समय आप दे पाते हैं क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मुझे लोगों से मिलना होता है तो उनकी जी। अवेलेबिलिटी के डे सैटरडे और संडे ही होते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैटरडे और संडे जब बाकी सबकी छुट्टी होती है हम लोगों के लिए सबसे लॉन्गेस्ट वर्किंग डेज होते हैं। एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली जब परिवार को बाहर जाना है कहीं पे घूमने जाना है तो हम कम समय दे पाते। दूसरी चीज़ इस वजह से परिवार को कम समय मिलता है कि पॉलिटिशियंस के कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। अगर रात को 12 बजे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं आग लग जाए, रात को 2 बजे लग जाए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हो तो हमें उनके लिए अवेलेबल होना ही पड़ेगा। नहीं, आपको देखा भी हमने, आप जब भी कभी ऐसे मौके आए हैं आप हमेशा फ्रंट फुट पर नज़र आई हैं ये। तो वो ही एक सबसे बड़ी बात होती है कि कैसे एक फीमेल जो है अपने घर के साथ साथ अपनी बाकी जिम्मेदारी को भी हैंडल कर रही है। देखिए दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा है, दिल्ली के लोगों ने हम पे भरोसा किया है। सो ऑब्वियसली हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि खास करके वैसे तो नॉर्मल परिस्थिति में हमें उनके लिए काम करना ही है, पर जब लोग ज़्यादा परेशान होते हैं तब उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कोविड का समय हो, फ्लड का समय हो या कुछ भी हो, तब एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको और भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज़ और मैम, ये तो चलो आपने अपनी बात की, अरविंद केजरीवाल जी की जो इमेज मार्केट में लोग बात करते हैं कि एरोगेंट और गुस्सेल व्यक्ति की बात करते हैं, आप उनके साथ काम कर रही हैं, लंबे समय से काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका उनके साथ और एक्चुअल वो आदमी है कैसे? नहीं, दो चीज़ें हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। मैंने उनके जैसा शार्प व्यक्ति शायद ही कहीं देखा। मैं तो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ी हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है। मैंने उनके जैसा शार्प माइंड आज तक नहीं देखा। जहाँ पे लोग सोचना ख़त्म करते हैं वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ही फील्स द पेन ऑफ कॉमन पीपल। कि कई बार जो बात है कि उनको गुस्सा आता है। उनको गुस्सा कब आता है? जब उनके सामने ऐसे लोग आते हैं, अगर कुछ बच्चे आते हैं जिनको स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है। सो ही रियली फील्स द पेन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एक गरीब व्यक्ति की, एक परेशान व्यक्ति का जो दर्द है वो उनके दिल को कचोटता है। And I think that really is his biggest मोटिवेटर, जिससे वो खुद भी काम करते हैं। हाँ। वो हमें भी पुश करते हैं। तो इसीलिए वो सबसे कि उनके डेली के बोलने में या एक्शन में नजर आती है। बिल्कुल। और अभी भी लगातार, मतलब सीएम होने के बावजूद, पार्टी के मेन पॉलिटिकल लीडर होने के बावजूद ही इज़ वेरी एक्सेसिबल टू द पब्लिक। रेगुलरली पब्लिक डीलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं। एंड अभी भी अक्सर वो हमें कॉल करते हैं कि भाई ये बच्चे आए हुए हैं, इनको स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज़रा एक बारी देखो कि क्यों इशू आ रहा है। इसी अभी भी जो आपका अपोजिशन का जो गठबंधन है, इंडिया ये उसमें वो फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक सवाल भी था कि अभी इंडिया को भारत करने की चर्चाएं बहुत तेज़ी से हैं। तो मतलब 2 सवाल हैं मेरे। एक तो ये है, इस पर आप क्या सोचती हैं, और दूसरा है जो वन नेशन वन इलेक्शन की लगातार बात हो रही है, इन दोनों पे एज अ इंडिविजुअल, एज अ मिनिस्टर आप क्या सोचती हैं और एज अ गठबंधन के पार्ट के तौर पे आप क्या सोचती हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे ही संकेत हैं वो ये दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस इंडिया अलायंस से डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि इंडिया के पीछे इकट्ठा हो रहा है। और 10 साल में देखिए रियलिटी ये है कि जब 2014 में बीजेपी जीत के आई थी तो देश ने बहुत उम्मीद से उनको वोट दी थी। उनको लग रहा था कि चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, इन सब मुद्दों पे ये सरकार काम करेगी। आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। तो ये तो सवाल आज देश के सामने उठ ही रहा है कि आपको 1 मौका दे दिया, आपको 2 मौके दे दिए, पर कुछ तो आप बदलाव करके दिखाइए। तो मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि उनको पता है प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, उनको दिख रहा है कि लोग इंडिया अलायंस के पीछे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई प्रकार के, चाहे सिलेंडर का दाम कम होना हो, चाहे अनाउंसमेंट हो वन नेशन वन इलेक्शन होना हो, ये उसके डर से हो रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी
कि अगर आपको इस अलायंस और इसकी परफॉर्मेंस से डर लगता है तो हमारे जैसे अच्छा काम करके दिखाइए ना। गुजरात में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल बना के दिखाइए ना। आपकी इतने राज्यों में सरकार है, आप वहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दे के दिखाइए, आप नौकरियाँ दे के दिखाइए, आप महिलाओं को सुरक्षा दे के दिखाइए। देश ने इसलिए तो आपको चुन के भेजा है। तो पर इसमें एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है कि एज ए अगर आप देखें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बीजेपी दावा कर रही है, जो बाकी लोग दावा कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं रिसोर्स के माध्यम से या लोगों के लिए भी ये एक फ़ायदेमंद हो सकता है, तो वही उनका दावा है। अभी कुछ हो सकता है कंक्रीट आगे आएगा या जो कुछ होगा, तो उस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कुछ दिन पहले अभी किसी स्पीच में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप इस देश को देखिएगा तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। 5% लोग जिनके बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मिलती है, और 95% लोग जिनके बच्चे टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बैठने के लिए टेबल नहीं है, क्लासरूम में टीचर नहीं है। क्या करेंगे हम सारे इलेक्शन एक साथ करके? उसका रिजल्ट पब्लिक के लिए आना चाहिए। आज आप हेल्थ केयर की हालत देखिए, रोज़ आपको किसी भी कोई भी अखबार उठा लीजिए, हर हफ्ते में एक बार आपको एक ऐसी खबर मिल जाएगी कि मध्य प्रदेश के किसी गांव में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को 50 किलोमीटर पीठ पे उठा के लेके गया क्योंकि कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। रोज़ आपको कोई स्टोरी मिल जाएगी कि किसी परिवार को अपने सारे गहने गिरवी रखने पड़ गए, अपनी सारी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ गई क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल की महंगी महंगी बिल्स देने के पैसे नहीं थे। तो देखिए, ये रियलिटी है हमारे देश की। वी आर अ वेरी डीपली अनइक्वल कंट्री। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमें इस नेशन को कुछ वन देना है जी। तो हम वन एजुकेशन सिस्टम दें, हम वन हेल्थ केयर सिस्टम दें, हम वन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम दें, हम सबको अवसर तो दें। सिर्फ इलेक्शन एक समय पे करने से क्या होगा? आप 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से जीत के आए। अगर आप भारी बहुमत से जीत के आए हैं तो आपकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही तो होनी ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि डिलीवरी इज़ नीडेड, नॉट जस्ट प्लान्स। अच्छा मैम, एक जो पिछले दिनों एक विवाद बना था यहाँ पे शिवलिंग की आकृति वाले फव्वारे वाली बात, और बहुत वायरल हुआ वो, बहुत सारे पक्ष विपक्ष बहुत सारी बात हुई। मैं आपका उसमें एक कोट चाहता हूँ, क्या आप कहना चाहेंगे उस चीज़ के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है फेक न्यूज़ फैलाना। ये भी उसका ही एक उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने फेक न्यूज़ फैलानी शुरू करी कि आम आदमी पार्टी ने, पीडब्ल्यूडी ने, आतिशी ने धर्म का अपमान किया है, शिवलिंग के फव्वारे बना दिए। अब क्या है कि वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, फैक्ट चेक तो वो करते नहीं हैं। जब फैक्ट्स निकल के आए तो पता चला कि वो सड़क पालम टेक्निकल एरिया डिफेंस में आता है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड का है। फिर पता चला कि वो सड़क NHAI ने बनवाई है। फिर पता चला LG साहब ने खुद खड़े होकर बनवाई है। फिर पता चला कि LG साहब और नितिन गडकरी जी ने उसका उद्घाटन किया है। बीजेपी वालों को जब ये एहसास हो गया कि उनकी तरफ से गलती हुई है तो सब गायब हो गए। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब्सटेंटिव मुद्दे पे बात करें तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी धर्म के रिलीजियस सिंबल्स को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। देखिए, इन सब के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो जब हम अपने घर में भी शिवलिंग लगाते हैं, घर के मंदिर में भी लगाते हैं, तो उसको स्थापित करने का एक तरीका होता है, कर्मकांड होता है। उस पर खास तरीके से जल चढ़ाया जाता है, खास तरीके से दूध चढ़ाया जाता है। तो हम किसी भी सिंबल को इस तरह यूज़ कर लें, सड़क के किनारे है, कैसे भी लग गया, कैसे भी पानी आ रहा है, तो डेफिनेटली लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर LG साहब से गलती हो भी गई थी तो माफ़ी मांग लेते हैं। बीजेपी को इतना बड़ा बवाल करने की क्या ज़रूरत है? किसी और पे ब्लेम प्लेस करने की क्या ज़रूरत है? मैम, आखिरी में एक सवाल के साथ मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ बातचीत को, कि जैसा कि अभी G20 को लेके दिल्ली में बदलाव नज़र आया, तो अब आगे चल के दिल्ली वालों को कौन से बड़े बदलाव, कौन से डेवलपमेंट के कोई नए मॉडल नज़र आ सकते हैं? देखिए, जो बदलाव दिल्ली में G20 के लिए कुछ सीमित इलाके में हुआ है, कुछ सीमित समय में हुआ है, ये सबसे बड़ा बदलाव होगा दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली को, हम पूरी दिल्ली को इतना साफ़ सुथरा बनाएंगे। अब देखिए, जो सबसे बड़ी एजेंसी है साफ़ सफाई के मामले में वो है NCB। पिछले 15 साल से NCB में बीजेपी की सरकार थी। पिछले 1 साल से डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट LG के थ्रू से चला रही थी। फिर भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दिया? इसलिए दिया ना क्योंकि दिल्ली साफ़ नहीं थी।
उसके बाद भी बीजेपी ने 3 महीने तक सरकार नहीं बनने दी एनसीडी की। लेकिन पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हमारे मेयर, हमारे डिप्टी मेयर, पार्षद, विधायक सब ग्राउंड पे खड़े होके उन्होंने झाड़ू लगवाए हैं, रोड स्वीपर चलवाए हैं, सड़कें धुलवाई हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि एक बड़े स्केल पे दिल्ली को सुंदर करेंगे, दिल्ली को साफ करेंगे, कि हर दिल्ली वाले को गर्व हो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों तक वो सारी बातें पहुंचाने के लिए जो कि आपने भी नए इनिशिएटिव तहत किए हैं। तो यदि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जिन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली में G20 की तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ यहाँ पर नया किया गया है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे जागरण.com। नमस्कार।